अब पिछुआ वाला भी कुछ टाइम बाद पता लगे। चलो आ जाओ बच्चों। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? अमीटर में रूपांतरण। आज पढ़ेंगे हम लोग वोल्ट मीटर में रूपांतरण। चलिए बात करेंगे बच्चों कि जो धारा मापी है, धारा मापी का वोल्ट मीटर में देखो टाइम आपका वही 8:15 हो रहा है। चलो देखो धारा मापी का हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, वोल्ट मीटर में रूपांतरण, जिसमें हमें ये समझना है कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण क्यों करना है, और अगर वोल्ट मीटर बनता है तो करेगा क्या और कैसे करेगा। ठीक है, मतलब 3-4 मुद्दों पे यहाँ बातें करनी है। पहला मुद्दा ये है कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है, पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि अगर रूपांतरण हो जाएगा तो और वोल्ट मीटर बन जाएगा तो वोल्ट मीटर का हम लोग यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, तो ये बातें होंगी। और तीसरी बात ये है कि ये वोल्ट मीटर का उपयोग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, फलाना ढिमाका। चलिए बात करते हैं उन पर। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग देखिए, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण बहुत सहज है। हाई रेजिस्टेंस का कोई तार लेंगे या कोई प्रतिरोध लेंगे जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई हो। ठीक है, काफी हाई रेजिस्टेंस वाले तार को अगर आप अपने गैल्वेनोमीटर के साथ यानी धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो यह जो उपकरण बनकर के तैयार होगा, ये जो संयोजन तैयार होगा, इस संयोजन को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर वाला रूपांतरण बहुत आसान है। कैसे होना है, आप गैल्वेनोमीटर ले लो, धारा मापी ले लो, और धारा मापी के साथ बहुत उच्च प्रतिरोध जो बाहर से आप जोड़ते हैं उसे आप शंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शंट कहते हैं। बहुत उच्च प्रतिरोध अर्थात शंट को आप लोग क्या करिए, उस धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में ऐड कर दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। आपका एक संयोजन तैयार होगा गैल्वेनोमीटर का और शंट का। इस संयोजन को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या करता है बच्चों? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए इस उपकरण का जब हम प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि परिपथ के जिन भी दो बिंदुओं का हमको वोल्टेज निकालना है, हम लोग अपने इस वोल्ट मीटर को उन दो बिंदुओं के बीच में समांतर क्रम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये है हमारे पास एक धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिसका प्रतिरोध है कैपिटल जी। इस गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? शंट कहते हैं। याद रखना, जो भी आप लोग बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उन्हें क्या कहेंगे? शंट कहते हैं। ठीक है, तो हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? शंट कहते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका शंट। और जैसे आपने जोड़ा, आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा जी और आर का, ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है बच्चों। ये इतना जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये डॉटेड कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा भाई? वोल्ट मीटर। क्या कहलाएगा बच्चों? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्ट मीटर बनता है। अब देखिए बाबू लोग, वोल्ट मीटर बन गया। अब इससे हमें मान लेते हैं किसी सर्किट के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना है। मान लिया कि ये रहा एक सर्किट और सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस लगा है, इसी रेजिस्टेंस के सिरों का हमको जो है वोल्टेज नापना है। तो एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। आपको याद रखना है कि वोल्टेज के मापन के लिए आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच में, मान लिया बिंदु है ए और बी, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के बीच आप अपना ये जो पूरा संयोजन जोड़े हुए हैं यानी वोल्टमीटर जोड़े, वो समांतर क्रम में जोड़े। क्या चीज? शंट, हाँ आर लिख लो, यस। शंट को हम लोग यस से लिखते हैं, मैंने आर लिख दिया था। रिप्रेजेंटेशन किसी से दे सकते हैं शंट का। शंट मतलब प्रतिरोध है, कोई वैसा उपकरण नहीं होता है। तो बच्चों ये है एक प्रतिरोध, इसके दो बिंदु है, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी। हमको इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच का क्या करना है? वोल्टेज नापना है।
उन दोनों बिंदुओं के बीच में हम अपने गैल्वेनोमीटर को यानी पूरे वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर के साथ जैसे ही आप एक शंट को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, शंट का प्रतिरोध काफी हाई होता है, तुरंत ये पूरा संयोजन आपका वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, हमको रेजिस्टेंस के इन दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज नापना है। हम क्या करेंगे बच्चों, अपने इस पूरे वोल्ट मीटर को या पूरे संयोजन को इन दो बिंदुओं के बीच हम लोग समांतर क्रम में ऐड कर देते हैं। समांतर क्रम में क्यों ऐड करते हैं बच्चों, क्योंकि समांतर क्रम में जो वोल्टेज पहले का होता है वही दूसरे का होता है। तो अगर हम लोग प्रतिरोध का ये जो ऊपर लगा है बिंदु ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, हमको उसके बीच का वोल्टेज पता करना है, तो उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में हम अपना वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ऐसा जोड़ देने से जो वोल्टेज ए और बी का होगा वही आपके गैल्वेनोमीटर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बच्चे लोग इससे हम लोग धारामापी से वोल्ट मीटर में रूपांतरण करके हम लोग वोल्टेज को माप लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ कुछ थ्योरिकल बातें हो जाए। जैसे सपोज दैट इस सर्किट में टोटल धारा आ रही थी आई, कितनी धारा आ रही थी, और वो धारा इधर चली गई, कुछ इधर मान लेते हैं चली आई आई सी धारा, तो उधर कितनी बचेगी, जो कि उधर चली गई है। ठीक है, एक बात जानिएगा कि ये रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, जो यस है वो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, और रेजिस्टेंस अगर काफी ज्यादा है तो इसकी वजह से वहां धारा बहुत ज्यादा नहीं आएगी, धारा बहुत कम बहेगा। तो ये जो IG वाली धारा ये बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी धारा होगी। समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो मेरी बात को गौर से सुनिए। आप इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता करने वाले थे, आप इन दो का पता करो, जो वोल्टेज यही हो इनका होगा वही वोल्टेज उनका होगा। इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण ये है कि इन दो बिंदुओं के बीच आपका ये पूरा वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग नहीं होता है। ठीक, तो चलो गैल्वेनोमीटर के सिरों का वोल्टेज VG बराबर गैल्वेनोमीटर में धारा IG गुणे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर के साथ शंट भी है, गैल्वेनोमीटर के साथ क्या है, शंट भी है। आपको दोनों का वोल्टेज निकालना है पूरा एक साथ मिला करके, तो V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस एस। G प्लस एस का मतलब है पूरे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। समझ में आ रहा है? और वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों लोगों का जो प्रतिरोध है ये आपस में श्रेणी क्रम में है, जिसकी वजह से तुल्य प्रतिरोध G प्लस एस बना है, मतलब R1 प्लस R2 के हिसाब से। समझ में आ रहा है? अगर आप इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो G प्लस R करेंगे ना भाई, सर यस, शंट को यस से लिखे तो R बराबर G प्लस एस, ये मतलब R1 है, ये मतलब R2, तो R बराबर R1 प्लस R2 ही होता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, तो R बराबर R1 प्लस R2 के हिसाब से तुल्य प्रतिरोध वोल्ट मीटर का मिल जाएगा G प्लस यस, और उसमें धारा कितनी जा रही थी, IG। अगर धारा गुणे प्रतिरोध करेंगे तो वो क्या आएगा, वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज VG इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस एस। ठीक है, अब यहाँ से इसको V लिख दो, टोटल VG मत लिखो। अब यहाँ से अगर आपको IG का मान निकालना है तो IG इज इक्वल टू V बटे G प्लस। पहला फॉर्मूला ये है कि अगर आपको वोल्ट मीटर में बहने वाली धारा का मान निकालना है आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको शंट निकालना हो तो ये V बटे IG नीचे हो जाएगा इज इक्वल टू G प्लस यस, या यस इज इक्वल टू V बटे IG माइनस G। आप इस फॉर्मूले से बच्चों शंट का प्रतिरोध कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक, तो ये है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ? अभी वो डाउट का भंडार होगा, इसलिए मोटा होता है। चलो अगला पढ़ना है। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? क्या क्या चीज? अच्छा, धारामापी की सुग्राहिता रह गई है। चलो, धारामापी की सुग्राहिता और वोल्टेज की सुग्राहिता। चलो देखते हैं। एक टॉपिक है बच्चों धारा की सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता, धारा की हेडिंग यही था, मुझे कुछ दिक्कत है। धारामापी की सुग्राहिता, धारा मापी की सुग्राहिता। ठीक है, चलिए देखिए
अब हमें बात करना है धारामापी की सुग्राह्यता। चलो ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आप समझिए कि अच्छा ये टॉपिक पीछे का है, छूट गया था, यहाँ पढ़ रहे हैं, परेशान नहीं होना। धारामापी में जो दोनों प्रकार पढ़ा हमने उनके तुरंत बाद ये टॉपिक है, ठीक है। हाँ पढ़ लो बच्चों शांति से। ओके सर। हाँ चलो देखो, धारामापी की सुग्राह्यता का अर्थ है क्या? धारामापी कौन सा उपकरण है? धारा नापने का, धारा नापता है वो। देखो धारामापी के सुग्राह्यता का मतलब ये है कि सेंसिटिविटी कैसी है धारामापी की। और सेंसिटिविटी का भाव ये है कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा धारा जाने पर ही वो मापन कर पाएगा, क्या कम से कम धारा का संसूचन ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी पूरे रेंज को स्टडी अगर हम करते हैं तो वो सुग्राह्यता होती है, ठीक है। धारामापी की सुग्राह्यता का मतलब क्या है? धारामापी की सुग्राह्यता का अर्थ है कि अगर हमारी धारामापी में सूक्ष्म से सूक्ष्म धारा जा रही है तो भी हमारा धारामापी उसको संसूचित कर पा रहा है। समझ रहा है? मतलब तो आसानी से होता है नहीं, सेंसिटिविटी होती है, मतलब आसानी से नहीं होता उसका मतलब। हाँ ठीक है, उसका मतलब सेंसिटिविटी, मतलब जैसे सेंस से समझते हो? सेंस का क्या मतलब आप समझते हो? समझना ना, लगभग एक चीज यही होता है ना, समझना। धारामापी थोड़ी सी धारा जा रही है तब भी वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीज सुग्राह्यता होती है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर ले लिया, उससे बहुत मामूली सा धारा भेजा, अब अगर वो उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाया, वो धारा बता ही नहीं पाया कि धारा गया कि नहीं धारा गया, तो इसका मतलब ये कम सुग्राही है, ये उपकरण की सुग्राह्यता बहुत कम है। जरा सा धारा भेजे, उस उपकरण ने तुरंत बता दिया कि हाँ इसमें धारा गया। तो वही तो हुआ आसानी से। कौन? अरे बार ये वायर लगा रहता है और पीछे वो कैमरा जो है ना, लाइटिंग वगैरह जो है, वो उसी वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ से हिलना नहीं चाहता हूँ। बात ये है। आओ यहाँ देखो, तो सुग्राह्यता शब्द का मतलब कि कम से कम धारा को भी वो नाप पा रहा है कि नहीं नाप पा रहा है। समझ आ रहा है? सेंसिटिविटी यानी सुग्राह्यता का ये मतलब है। तो धारामापी की सुग्राह्यता में बच्चों हम लोग को दो हेडिंग पढ़ना है। पहला पढ़ना है धारा सुग्राह्यता। क्या पढ़ना है बच्चों? धारा सुग्राह्यता। चलिए देखते हैं धारा सुग्राह्यता क्या होता है। देखिए पहले टॉपिक पर बात करनी है धारा सुग्राह्यता। देखिए धारा सुग्राह्यता क्या होता है बच्चों? हमारे धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, हमारी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में जितना विक्षेप आता है उसी विक्षेप को हम लोग कहते हैं धारा सुग्राह्यता। ठीक है, मतलब अपने धारामापी में हमने एकांक धारा भेज दिया, मतलब 1 एम्पीयर की धारा भेज दिया। अब 1 एम्पीयर की धारा भेजने से आपकी कॉइल में, आपकी कुंडली में जितना विक्षेप आता है उसी विक्षेप को हम लोग कहते हैं धारा सुग्राह्यता। धारा सुग्राह्यता को हम लोग बच्चों SI से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? SI से लिखते हैं। SI इज इक्वल टू φ/I। और फाई क्या है बच्चों? विक्षेप। पीछे मिला है भाई। फाई क्या है? विक्षेप है। I क्या है? धारा। कोई दिक्कत? ठीक है। और आप लोगों को धारामापी में मैंने धारा निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। I बराबर C∅/NAB। पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। तो बबुआ क्योंकि I बराबर C∅/NAB होता है, अतः SI इज इक्वल टू φ/C∅NAB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फाई से फाई ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा SI इज इक्वल टू NAB/, ये धारा सुग्राह्यता का बच्चों फॉर्मूला है। ठीक है, धारा सुग्राह्यता का मतलब क्या होता है? धारा सुग्राह्यता का अर्थ होता है धारामापी में या कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, धारामापी या कुंडली में बच्चों एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उस विक्षेप को हम लोग कहते हैं धारा सुग्राह्यता।
धारा सुग्राहिता को SI से प्रदर्शित करते हैं। SI इज इक्वल टू φ/I, जहां φ कुंडली में विक्षेप है और I कुंडली में प्रवाहित धारा है। हम लोग जानते हैं कि धारा मापी में जो धारा बहती है वो I इज इक्वल टू C∅NAB के बराबर होती है। अब कुंडली में बहने वाली धारा I के स्थान पे आप C∅NAB रखेंगे, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, NAB ऊपर जाएगा, SI इज इक्वल टू NAB/C आ जाएगा। ये धारा मापी में धारा सुग्राहिता निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। क्या कहते हैं बच्चों? इसका दूसरा हिस्सा जो है जिसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता, चलिए समझे वोल्टेज सुग्राहिता का मतलब क्या है। देखो सेम चीज है, कुंडली में एकांक वोल्टेज लगाने पर, कुंडली में एकांक वोल्टेज लगाने पर जितना कुंडली में विक्षेप आता है, धारा मापी की कुंडली में एकांक वोल्टेज लगाने पर कुंडली में जितना विक्षेप आता है उस विक्षेप को हम लोग कहते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। अरे भाई वोल्टेज लगाओगे तभी धारा बहेगी, और जब कुंडली में धारा जाती है तो कुंडली घूमती है, और जब कुंडली घूमती है तो उसमें विक्षेप आता है, ठीक है। तो एकांक वोल्टेज लगाने पर तुम्हारी कुंडली में जितना विक्षेप आता है उस विक्षेप को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टेज सुग्राहिता। क्या कहते हैं? वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता को हम लोग SV से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? SV से लिखते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। SV इज इक्वल टू φ/V। फाई विक्षेप है, V वोल्टेज है। आपने वोल्टेज से फाई में भाग किया है, ठीक है। हाँ, तो अब इस चीज को पढ़ेंगे, एकांक वोल्टेज पर विक्षेप। समझ आ गया? और एकांक वोल्टेज पर जितना विक्षेप होता है उसी को हम लोग SV कहते हैं, यानी वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि V बराबर I/R होता है, जबकि I बराबर C∅NAB होता है। अतः V इज इक्वल टू C∅NAB इंटू R हो जाएगा। अब V के स्थान पे ये वैल्यू उठा करके पुट करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा SV इज इक्वल टू φ/C∅NAB इंटू R। फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा SV इज इक्वल टू, देखो NAB ऊपर चला जाएगा तो NAB/C, ये है बच्चों SV, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप लोग यहाँ से अगर रिलेशन समझना चाहें, बातों को समझना चाहें, तो देखिए अगर आप चाह रहे हैं कि धारा सुग्राहिता में धारा मापी की सुग्राहिता में धारा सुग्राहिता का मान बढ़े, तो उसके लिए आपको कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, आपको फिर क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, आपको चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? C तो कांस्टेंट होता है। अब अगर आप चाह रहे हो कि वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस का मान घटा दो। कुंडली में रेजिस्टेंस का मान क्या करो? घटा दो। तो कुंडली में रेजिस्टेंस का मान घटाने से आप लोग देखेंगे कि वोल्टेज सुग्राहिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों धारा सुग्राहिता और ये है वोल्टेज सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता का यहाँ से अगर आप लोग मात्रक देखेंगे तो वो होता है भाग प्रति एम्पियर, भाग प्रति एम्पियर। और वोल्टेज सुग्राहिता का मात्रक होता है बच्चों भाग प्रति वोल्टेज, भाग प्रति वोल्ट, ठीक है। ये इनके मात्रक है। दोनों कंटेंट समझ में आ गए? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? चुंबकीय द्विध्रुव। चलिए देखिए अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव। अब चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है? देखिए वे सभी संरचनाएं जिनको अगर हम किसी एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो संरचनाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वे सभी संरचनाएं जिन्हें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बच्चों संरेखित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं।
चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे दंड चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। धारा लूप जितने आते हैं, जितने भी प्रकार के धारा लूप है, सारे के सारे धारा लूप बच्चों क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव को आप एक टर्म में और ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत पोल पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें दो विपरीत पोल पाए जाते हैं, उन्हें भी आप चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा उसके बेसिस पे है, क्या कहते हैं, जैसे आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव वाला पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ आप ऐसे भी बोलिए एकदम निश्चिंत होकर के कि वे सभी संरचनाएं जिन्हें अगर हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संरेखित हो जाती है, उसी के समांतर। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव में जैसे एग्जांपल है दंड चुंबक, ठीक, या धारा लूप या चुंबकीय परमाणु, ये सभी लोग बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। अब धारा लूप को अगर लेकर के सोच रहे हो तो उसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। धारा लूप है क्या, धारावाही लूप। लूप जो धारावाही लूप का मतलब भैया पीछे कई डेरिवेशन पढ़े यार, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तमाम चीजें वही सब चीजें। ठीक है, तो ये है धारा लूप। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये ना, अच्छा, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। जैसे ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे कई बार बोर्ड में आया है ना कि चुंबकीय द्विध्रुव है ना, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के सदृश व्यवहार करता है, समझाइए। ऐसे सदृश मतलब समान, उसी की तरह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है, या कई बार ऐसे पूछ लेता है कि क्या चुंबकीय क्या नाम है, धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बिहेव करता है, अगर करता है तो कैसे। ठीक है, चलिए तो बाबू लोग इसी पे हमारा अगला टॉपिक है धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। देखिए, धारा लूप जो होता है ये चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में बिहेव कैसे करता है, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8 में ही, मतलब इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में पहला डेरिवेशन, और उस पहले डेरिवेशन में हमने बात किया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक हमने धारावाही लूप अथवा कुंडली रखा था। तो हमने देखा था कि उस पर बलयुग्म का आघूर्ण काम कर रहा है, और बलयुग्म के आघूर्ण के कारण क्या चीज, देखो कौन है उधर, वो जो सीट पर बैठा पैर पे पैर नहीं, बैठा कौन, दो तीन बच्चे धारा लूप। तो हम लोगों ने वहां देखा था कि अगर हमने वहां धारावाही लूप को या कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है बच्चों, बलयुग्म का आघूर्ण। और बलयुग्म का आघूर्ण जब लगता है तो वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के जाओ चिल्लाओ ना। अरे सर वही क्वेश्चन पूछ रहा था इसलिए। इतना जोर जोर चिल्ला के ना पूछो, ठीक, जाओ। मुहा तो बनावा ना करो मेरे सामने, फोड़ देंगे। ये लगा नवाब के नाती है, एटीट्यूड इतना भरक पुलहीन, चाहे बुद्धि लेवल में हो चाहे देह के लेवल में हो। चलो देखो, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव। हाँ, तो वहाँ एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी लूप को रखते हैं तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है। और बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है ये करता क्या है कि लूप के अक्ष को घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। तो अगर हम कोई धारावाही लूप, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर हम लोग कोई धारावाही लूप ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लिए, धारावाही लूप ले लेते हैं,
इस धारावाही लूप पर जैसे ही आप कोई बलयुक्त का आघूर्ण लगाएंगे या आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो लग ही जाएगा। जैसे ही लगता है तो वो क्या करता है बच्चों, इस धारावाही लूप को घुमा करके क्षेत्र की दिशा के समांतर रखने का प्रयास करता है ना। यही बात तो मैंने आप लोगों को चुंबकीय द्विध्रुव के डेफिनेशन में कहा है। चुंबकीय द्विध्रुव के डेफिनेशन में मैंने आप यही तो कहा है कि वो सभी संरचनाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उन पर बलयुक्त का आघूर्ण लगता है और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर संरेखित हो जाती है, वो सभी चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती हैं। और जब हम लोग धारावाही लूप को रखते हैं तो वो भी इस पर एक प्रक्रिया दिखाता है कि धारावाही लूप जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में जाता है उस पर बलयुक्त का आघूर्ण लगता है और बलयुक्त के आघूर्ण के लगने की वजह से उसकी जो अक्ष होती है वो घूम करके क्षेत्र की दिशा के समांतर संरेखित हो जाती है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सदृश है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही चीज हमको इस स्टडी में पढ़ना होता है कि धारा लूप जो होता है चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में बिहेव करता है। कैसे करता है, तो आप इस पर स्पष्टीकरण दे दीजिए कि भाई जब हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो भी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। और इसी तरीके से जब हम धारावाही लूप रखते हैं तो धारावाही लूप पर भी बलयुक्त का आघूर्ण लगता है और वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अतः जो धारा लूप होते हैं वो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में संरेखित हो जाते हैं, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में काम करते हैं। समझ आ गया? इसके बाद अगला हेडिंग है हम लोग का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बलयुक्त का आघूर्ण। टाइम कितना? 45 होने वाला है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं उसको।